हेलो गाइस, द स्कॉलर्स एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग। इसका ये पार्ट फर्स्ट है। ओके, इसमें सिलेबस एंड आर्गुमेंट्स की बात की गई है। इसका जो पहला टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ एन आर्गुमेंट, एक युक्त की संरचना। यानी कि अगर कोई आर्गुमेंट होता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, पहले देखते हैं आर्गुमेंट क्या होता है। एन आर्गुमेंट इज द स्ट्रक्चर्ड सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वेयर प्रीमाइसेस प्रोवाइड एविडेंस टू प्रूव अ फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, यानी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रीमाइसेस यानी कि आधार वाक्य, ठीक है, और दूसरा होता है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जो पहला प्रीमाइसेस होता है और उसी प्रीमाइसेस के आधार पर हम ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन को कि इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। ठीक है, द असर्शंस और सपोर्टिंग एविडेंस दैट प्रोवाइड लॉजिकल रीजंस असम्पशंस और फाउंडेशनल फैक्ट्स टू जस्टिफाई द क्लेम। जैसे कि एग्जांपल दिया है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉरल। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन है द अल्टीमेट assertion or claim that the argument aims to prove it logically follows from the given premises। यानी कि जो भी conclusion आएगा वो कहीं ना कहीं premises को follow करते हुए आएगा। ठीक है, जो इसमें कहा गया होगा उसी को conclusion आएगा एक तरीके से। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया है कंक्लूजन में, जैसे ठीक है, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल और सोक्रेटिस जो है वो ह्यूमन बींग है, तो क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हो सकता है कि देयर आर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। ठीक है, ये एनाटॉमी ऑफ एन आर्गुमेंट हो गई। इसके आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस की। इसे हिंदी में निरूपधिक प्रत्यय मानक रूप कहते हैं। इसे इंग्लिश में याद रखिए कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस। अब इसमें जो होते हैं ये कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस मेक असर्शंस अबाउट रिलेशंस बिटवीन क्लासेस। देयर आर एग्जैक्टली 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अब इसके क्या होते हैं, जो कैटेगोरिकल प्रीपोजिशंस होते हैं उसमें 4 क्लास, ये 4 क्लासेस में आते हैं। जैसे ए ई आई ओ। ठीक है, इसको ऐसे बांट दीजिए, ऐसे करिए तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा, नहीं सॉरी, ए ई आई, हाँ ओ, ये हो जाएंगे। अब इसको जो ए होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल। इन दोनों को क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर। इसमें याद रखिए इन दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल, और इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर। ठीक है, नीचे वाले को पार्टिकुलर, ऊपर वाले को यूनिवर्सल। ठीक, अब ए वाला जो होगा वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, और ई वाला जो होता है वो यूनिवर्सल निगेटिव होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और ये ई वाला जो होता है वो होता है यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक, अब नीचे आ जी, तो नीचे दोनों होते हैं पार्टिकुलर। अब ये हो जाएगा पार्टिकुलर अफर्मेटिव। ठीक, पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और ये हो जाएगा पार्टिकुलर निगेटिव। 4 चीज़ें हो गई। अब ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ए ई आई ओ। ये ए ई, इसको बदल देते हैं, ए ई आई ओ। ये ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो कहलाएगा यूनिवर्सल, और नीचे वाला कहलाएगा पार्टिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये हो जाएगा यूनिवर्सल निगेटिव, और ये हो जाएगा पार्टिकुलर अफर्मेटिव, और ये हो जाएगा पार्टिकुलर निगेटिव। जैसे अब इसमें एग्जांपल देख लीजिए, जो ए है वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक होता है, यानी कि ऑल एस आर पी, यानी कि सभी एस पी हैं। ये इसमें ये आ जाएगा, ये याद रखिएगा किस इसमें आ जाएगा। अगर एग्जांपल भी याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, सभी एस पी हैं, ऑल एस आर पी, इसमें हो जाएगा। ई में आ जाइए, यूनिवर्सल निगेटिव में। अब ए ई आई ओ, अब इसमें आ जाते हैं यूनिवर्सल निगेटिव में। ठीक है, यूनिवर्सल निगेटिव में क्या कहता है, ये नकारात्मक होता है, यानी कि नो एस आर पीस इसमें था, ऑल एस आर पीस इसमें
नो SRPs, ठीक है। अब अल्टरनेट पार्टिकुलर में आ जाइए, पार्टिकुलर में कहता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव, इसमें आ जाइए पार्टिकुलर अफर्मेटिव, ये क्या कहता है, सम SRPs, इसमें था ऑल SRPs, इसमें हो जाएगा सम SRPs, इसमें हो जाएगा नो SRPs, ठीक है। और पार्टिकुलर निगेटिव ओ वाले में अगर आ जाइए पार्टिकुलर निगेटिव, तो इसमें कहा गया है सम SR नॉट P, सम SR नॉट P, टोटल नहीं सम S, ठीक है। अब इसको पढ़ लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हो जाएगा जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो जाएगा, उसमें हो जाएगा ऑल SRPs, यूनिवर्सल नेगेटिव में हो जाएगा नो SRPs, और पार्टिकुलर अफर्मेटिव में हो जाएगा सम SRPs, और इसमें पार्टिकुलर निगेटिव में हो जाएगा सम SR नॉट Ps, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, इसी के बेसिस पर हम आगे देखेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म, ठीक है। अब टर्म का होता है ए डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली, ए और एस के रूल पे हम देखेंगे तो ए क्या होता है, ए डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली द सब्जेक्ट टर्म, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स में ए क्या करता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करता है ओनली सब्जेक्ट टर्म को, ठीक है। प्रेडिकेट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें प्रेडिकेट जो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ई एंड बी रूल में क्या कहते हैं, ई डिस्ट्रीब्यूट्स बोथ टर्म्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए एस रूल में क्या होता है कि इसमें प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट होता है टर्म वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्योंकि ई और बी रूल में क्या होता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बोथ दोनों क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। अब देखो आई और एन रूल, ठीक है, ये यही वाला चल रहा है, ठीक है, ए ई आई ओ, ठीक है। इसी में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ए एस रूल में जो सब्जेक्ट ओनली होता है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है, ई बी रूल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और इस वाले में देखिए आई डिस्ट्रीब्यूट्स नन ऑफ द टर्म नाइदर एस और नॉट पी, यानी कि इसमें जो होता है वो ना तो एस और ना तो पी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ठीक है। अब ओ पी रूल में आ जाइए, इसमें आ जाइए ओ और पी रूल में, ओ डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली द प्रेडिकेट टर्म पी, यानी कि इसमें जो है ओ डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली द प्रेडिकेट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट टर्म को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अब इसको एक बार फिर से देख लेंगे आप, इसमें क्या रहता है, प्रेडिकेट इज, इसमें जो होता है सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसके जस्ट कंट्राडिक्टरी आ जाए हम तो इसमें क्या होता है, प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड और सब्जेक्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। जबकि ई में क्या होता है, ई डिस्ट्रीब्यूट बोथ टर्म्स, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को करता है, और आई डिस्ट्रीब्यूट नन ऑफ द टर्म, ये तो ना तो सब्जेक्ट को करता है या ना तो प्रेडिकेट को करता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे मूड एंड फिगर कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे, यानी कि सिलोगिज्म आर कैटेगराइज्ड बाय देयर मूड, ठीक है। ए ई आई ओ, यही आपको भी पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग मूड में क्या होता है, प्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ मेजर प्रेमाइसेस और माइनर प्रेमाइसेस 2 होती हैं। एंड कंक्लूजन इज स्टैंडर्ड ऑर्डर, कंक्लूजन जो होता है वो स्टैंडर्ड ऑर्डर का होता है। देखो इसमें क्या होती है, 2 प्रेमाइसेस दिए होंगे, एक होती है मेजर, एक होती है माइनर, और तीसरा क्या होता है, वो कंक्लूजन हमको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है, ई आई ओ इम्प्लाइज एन ई टाइप मेजर प्रेमाइस, ठीक है, एंड आई टाइप माइनर प्रेमाइस एंड ओ टाइप कंक्लूजन। अब इसको हम ऐसे देख लेते हैं, ई आई ओ अगर ये दिया है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रेमाइस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रेमाइस, और ओ जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। अब जान गए। और अंडरस्टैंडिंग फिगर की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन वेयर द मिडल टर्म एम सिट्स इनसाइड द प्रेमाइसेस, अगर ऐसे प्रेमाइसेस में बैठता है ये एम, ठीक है। अब इसकी क्या किया गया है, ये जैसे रहता है इसके बेसिस पे बताया गया है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फिगर में अब फिगर 1 की अगर बात करें तो एम इज सब्जेक्ट इन मेजर, अगर एम सब्जेक्ट इन मेजर है तो प्रेडिकेट इन माइनर, प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, माइनर, ये सिर्फ बताने के लिए दिया गया एम सेप पे, तो प्रेडिकेट इज माइनर। फिगर 2 में क्या हो जाएगा,
ये वाला AEIO। अब फिगर 2 में क्या हो जाएगा, M इज़ प्रेडिकेट इन बोथ प्रेमाइसेस, ठीक है। अब फिगर 3, M इज सब्जेक्ट इन बोथ प्रेमाइसेस। यहाँ पे M इज प्रेडिकेट इन बोथ प्रेमाइसेस, M इज सब्जेक्ट इन बोथ प्रेमाइसेस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो M इज प्रेडिकेट इन मेजर, सब्जेक्ट इन माइनर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसमें आता है पहले तो कॉन्ट्राडिक्टरीज एंड कॉन्ट्रेरीज को हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं व्याघाती और विपरीत संबंध, कॉन्ट्राडिक्टरीज एंड कंट्रेरीज। आप देखो इसमें फिर से बना लेंगे AEIO, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करें तो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, पेन चेंज करता हूँ मैं, ये फिर से बना लेते हैं AEIO, ठीक है। अब अगर कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करता है, ठीक, अब ये देखो A और O जो होते हैं आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। अगर पूछता है कि A, अब तुमको A दिया हुआ है, ठीक है, ऑल एस आर पीस, अब पूछे कि इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, तो आपको O वाले में बता देना है कि सम एस आर नॉट पीस, ठीक है। ऐसे ही ये E वाला जो होता है, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि A O के और E I के, I E के और O A के कॉन्ट्राडिक्टरी एक दूसरे के होता है। जैसे इफ़ वन इज़ ट्रू, ठीक है, देन अदर मस्ट बी फॉल्स। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है कि एक अगर सही होगा तो दूसरा उसके अपोजिट होगा, यानी कि वो फॉल्स होगा। ये अब आपको रटना पड़ेगा, ये आता है और ये पूछा भी जाता है। तो इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर मस्ट बी फॉल्स। अगर ये सही है तो ये गलत होगा हमेशा, या ये सही है तो ये हमेशा गलत होगा। ये सही है अगर तो ये हमेशा गलत होगा, अगर ये गलत है तो ये हमेशा सही होगा, ठीक है। कैन नॉट बोथ बी ट्रू एंड बोथ बी फॉल्स टुगेदर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। कांट बी बोथ ट्रू एंड बोथ बी फॉल्स टुगेदर, ये ऐसा नहीं होगा, एक सही होगा एक गलत होगा इसमें से, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इफ़ ऑल पेन्स आर रेड, ए इज़ ट्रू, तो ओ अब इसका क्या हो जाएगा, सम पेन्स आर नॉट रेड, ये ओ में आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब फिर से आगे बढ़ते हैं, फिर बनाते हैं इसको AEIO। अब ये आ जाएगा कंट्रेरी, ठीक है। कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। कंट्रेरी, ये कॉन्ट्राडिक्टरी को कहते हैं व्याघाती और इसको कहते हैं विपरीत, यानी कि A और E अब सेम उसमें आ गए, यूनिवर्सल में आ गए, ठीक है। ये एक सेकेंड फिर से बनाएंगे AEIO, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कंट्रेरी। अब कंट्रेरी की बात करेंगे तो कंट्रेरी क्या होता है, AE के होगा और IO के होगा कंट्रेरी, ठीक है। कंट्रेरी को कहते हैं विपरीत, यानी कि ये फिर से याद करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इनकी जो है। कैन नॉट बोथ बी ट्रू एट सेम टाइम। अब देखो इसमें क्या होगा, सेम टाइम में ये दोनों सही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कैन बोथ बी फॉल्स, ये दोनों सही नहीं हो सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन ये क्या हो सकते हैं, दोनों एक टाइम पे, कैन बी बोथ फॉल्स, ये दोनों एक टाइम पे गलत हो सकते हैं। याद रखना पड़ेगा कि एक टाइम पे ये दोनों सही नहीं हो सकते हैं, ठीक, लेकिन एक टाइम पे दोनों गलत हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर इज़ फॉल्स, ठीक है। इफ़ वन इज़ फॉल्स देन अदर इज़ डाउटफुल। अब देखो इफ़ वन इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो अदर इज़ फॉल्स, ये क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। इसको फिर से बना लेते हैं। देखो अब इसमें क्या कहा गया है, AEIO। अब ये वाली लाइन समझो, कैन बोथ बी फॉल्स, यानी कि ये जो हैं वो दोनों एक साथ गलत हो सकते हैं। हम इसमें देख रहे हैं रिलेशन, ठीक है। तो ये गलत है तो ये भी गलत हो सकता है, ये गलत है तो ये भी गलत हो सकता है। बट इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये अगर सही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये
सही हो एट द सेम टाइम। ये अगर सही है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सही हो, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इफ़ वन इज़ ट्रू देन अदर इज़ फॉल्स। इफ़ वन इज़ फॉल्स, अगर ये गलत है, अब देखो इसी में फिर से आ जाते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। अगर ये गलत है, ठीक है, इफ़ वन इज़ फॉल्स देन अदर इज़ डाउटफुल, ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है तो ये भी डाउटफुल हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो ये डाउटफुल हो जाएगा, ये फॉल्स है तो ये डाउटफुल हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा आप, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ये जैसे ए में बताया कि ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, ये ए में है, तो नो फ्रूट्स आर स्वीट ये ई में आ जाएगा। ई में क्या आ जाएगा, नो फ्रूट्स आर स्वीट, ठीक, ये देखना पड़ेगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, तो का हो गया। इसमें कहा गया है सब कंट्रेरी एंड सब अल्टर्न, सब कंट्रेरी और सब अल्टर्न की बात की गई। तो सब कंट्रेरी क्या होते हैं, विरुद्ध, जिसको फिर से बनाते हैं, ई, इसको फिर से बनाते हैं पहले, ठीक है, ई आई ओ। अब देखो सब कंट्रेरी की बात है यहाँ पे। अब आई और ओ एक दूसरे के क्या होंगे, आई और ओ एक दूसरे के सब कंट्रेरी होंगे, ठीक है जी। पहले हमने ऊपर वाला पढ़ा, अब नीचे वाला पढ़ते हैं। ये क्या होंगे, एक दूसरे के सब कंट्रेरी होंगे, यानी कि कैन नॉट बोथ बी फॉल्स एट द सेम टाइम। अब इसमें समझो क्या कह रहा है कि बोथ बी फॉल्स एट द सेम टाइम, ये नहीं हो सकता है कि एक समय पे दोनों गलत हो जाएं, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। कैन बोथ बी ट्रू, बट क्या है कि बोथ बी ट्रू ये एक टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। दोनों गलत एक टाइम पे नहीं हो सकते हैं, बट दोनों सही हो सकते हैं एक टाइम पे, ठीक है। और ऊपर वाले में इसका जस्ट उल्टा बताया गया था, लेकिन उसमें कहा गया था कि ये डाउटफुल होगा, ठीक। इसमें डाउटफुल होने की वो नहीं है। अब इसमें दूसरे में जब आते हैं, पढ़ते हैं, इफ़ वन इज़ फॉल्स देन अदर इज़ ट्रू। अब देखो ये ई आई ओ, इसमें ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इफ़ वन इज़ फॉल्स, इसके बीच हम रिलेशन देख रहे थे ना, तो इफ़ वन इज़ फॉल्स, अगर ये गलत है, ठीक है, देन अदर इज़ ट्रू, ठीक है। इफ़ वन इज़ ट्रू, अगर ये ट्रू है, देन इट इज़ डाउटफुल, ये क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। ये समझ गए आप। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सबअल्टर्न में आते हैं। सबअल्टर्न में दो रिलेशन हम देखेंगे। अब सबअल्टर्न में फिर से बनाते हैं, ई आई ओ। अब सबअल्टर्न में क्या है, ए और आई का, ये अब ऐसे ऐसे देखेंगे हम, ऐसे ऐसे रिलेशन देखेंगे, ठीक है। ए और आई जो होते हैं और ई और ओ होते हैं, वो एक दूसरे के सबअल्टर्न होते हैं। अब ये आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कैसे भी करके, ठीक है। ट्रुथ फॉलोज डाउनवर्ड, इसमें क्या होता है, जो ट्रुथ होता है वो डाउनवर्ड फॉलो करता है, ये देखो, ठीक। और फेलिसिटी फॉलोज अपवर्ड। इफ़ यूनिवर्सल इज ट्रू पार्टिकुलर मस्ट बी ट्रू, अगर ये सही है तो ये पक्का सही होगा, मस्ट बी ट्रू, ये सही है तो ये पक्का सही होगा, ठीक है। फेलिसिटी फ्लोज इफ पार्टिकुलर इज फॉल्स यूनिवर्सल मस्ट बी फॉल्स, अगर ये गलत है, ठीक है, तो ये पक्का गलत होगा। अब देखो इसमें क्या कहा गया था, ये गलत है तो ये पक्का गलत होगा। इफ पार्टिकुलर इज फॉल्स देन यूनिवर्सल मस्ट बी फॉल्स, ये इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, ये ए में कहा गया, जैसे ए में ऑल स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, ठीक है, ये सही है। अब देन सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, ये आई हो जाएगा, यानी कि सम स्टूडेंट्स आर स्मार्ट, तो ये अगर ये सही है तो ये पक्का सही होगा, है ना। अब ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमने चार चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे ई आई ओ। पहला हमने कौन सा पढ़ा है, इससे बनाते हैं, ये कंट्राडिक्टरी पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने कौन सा पढ़ा है, ये वाला पढ़ा है, ठीक है। पहले ये पढ़ा है, उसके बाद हमने ये पढ़ा है, ठीक है। सब कंट्रेरी पढ़ा है, इसके बाद हमने ये, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, सब अल्टर्न पढ़ा है। सब अल्टर्न में हमने, इसमें दूसरा कलर ले लेते हैं, सब अल्टर्न में हमने क्या पढ़ा है, ए और आई का, ये हमने पढ़ा है सब अल्टर्न, ठीक है। इसको हम, ठीक,
ये जान गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन टू फैलेसीज, ठीक है। अब हम फैलेसीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं तर्क दोष या हेत्वाभास का परिचय। ए फैलेसी इज अ लॉजिकल एरर इन रीजनिंग दैट इनवैलिडेट्स और वीकन्स एन आर्गुमेंट, जो क्या करती है, आर्गुमेंट को कमज़ोर करती है या तो उसको वैलिडेट लॉजिकली जो होती है उसको वैलिडेट नहीं करती है, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आता है फॉर्मल फैलेसी, दूसरा आता है इनफॉर्मल फैलेसी। जिस फॉर्मल फैलेसीज वो होती हैं जिसमें एरर सीन डायरेक्टली इन द लॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ सिलोगिज्म इग्नोरिंग द मीनिंग ऑफ एक्चुअल वर्ड्स, यानी इसमें हमको डायरेक्टली दिख जाती है, हम उसके मीनिंग पर फोकस नहीं करते हैं बल्कि हमको वर्ड्स में ही वो दिख जाती है डायरेक्टली। लेकिन जो इनफॉर्मल फैलेसी होती है, एरर्स डिटेक्टेड ओनली बाय एनालाइजिंग द कंटेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, ये हमें वर्ड्स में डायरेक्टली नहीं दिखती है, बट जब हम उसके कंटेंट की एनालिसिस करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका मीनिंग फाइंड आउट करते हैं, तब हमें जो फैलेसी दिखती है उसे हम इनफॉर्मल फैलेसी कहते हैं। ओके, अब आते हैं हम हमारी जो मेजर फैलेसीज होती हैं। नंबर 1 एड होमिनम। एड होमिनम को क्या कहते हैं, व्यक्ति केंद्रित प्रहार, यानी कि अटैकिंग द कैरेक्टर, पर्सनल ट्रेट्स और मोटिव्स ऑफ द अपोनेंट इंस्टेड ऑफ काउंटरिंग दियर एक्चुअल लॉजिकल आर्गुमेंट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वी कांट ट्रस्ट हिज क्लाइमेट थ्योरी बिकॉज ही डिडेंट कंप्लीट कॉलेज, यानी कि हम क्या करते हैं, व्यक्ति की जो थ्योरीज होती है उस पर भरोसा नहीं करते हैं बल्कि हम उस पर पर्सनल अटैक करते हैं, ठीक है, और उसकी चीज़ों को मानने से इनकार कर देते हैं। जैसे लिखा है अटैकिंग द कैरेक्टर, या उसके पर्सनल ट्रेट्स पे हम अटैक करते हैं, ठीक है, अपोनेंट की। इसे हम बोलते हैं व्यक्ति केंद्रित एड होमिनम, यानी कि ये व्यक्ति केंद्रित, हिंदी में देखेंगे तो व्यक्ति पे केंद्रित है, एक पर्सन पे ही, ठीक है। उसके हम जो पर्सनल व्यूज, उसके पर्सनल जो कैरेक्टर है उस पर अटैक करते हैं, उसे हम बोलते हैं एड होमिनम। इसके बाद आता है स्ट्रोमैन फैलेसी, यानी कि पुतला खड़ा करना। स्ट्रोमैन क्या होता है, जैसे डिस्टॉर्टिंग द आर एग्जेगरेटिंग द अपोनेंट्स एक्चुअल आर्गुमेंट टू एन एक्सट्रीम लेवल, ठीक है, एंड देन अटैकिंग दैट वीक डिस्टॉर्टेड वर्जन, ठीक। इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें कहते हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट, ठीक है, कोई स्टेटमेंट सिंपल सीधी है, उसको हम क्या करते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर जब हम बताते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तब उसे कहते हैं स्ट्रोमैन फैलेसी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन, ठीक, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड मोर ऑन एजुकेशन विच मीन्स ही वॉन्ट्स टू लीव आवर आर्मी टोटली अनडिफेंडेड, ठीक है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर व्यक्त करते हैं उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमैन फैलेसी। इसके बाद हम बात करते हैं स्लिपरी स्लोप की, यानी कि फिसलन भरी ढलान, ठीक है। इक्विवोकेशन, arguing without evidence that a small initial step will inevitably lead to a chain of extreme catastrophic events। arguing without evidence, इसमें क्या होता है कि हम विदाउट एविडेंस और स्मॉल स्टेप जो होता है, इसका इनिशियल स्टेप ही एक चेन बना देता है एक्सट्रीम लेवल की। हम सोच लेते हैं एक्सट्रीम लेवल पे कैसा ऐसा हो सकता है, ठीक है। इक्विवोकेशन, arguing without evidence that a small initial step will inevitably leads to, इसमें क्यों है इक्विवोकेशन पे, इक्विवोकेशन अनेकार्थक दोष, यूजिंग अ सिंगल वर्ड, ठीक है, यूजिंग अ सिंगल वर्ड विद मल्टीपल मीनिंग्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आर्गुमेंट, यानी कि एक सिंगल वर्ड हम लेते हैं और कोई आर्गुमेंट दी हुई है, ठीक है, उस आर्गुमेंट में हम उसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं और हर जगह उसके मीनिंग क्या होते हैं वो अलग होते हैं। यानी कि हिंदी में अगर पढ़ें अनेकार्थक दोष, यानी कि उसके अलग अलग शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो होते हैं, अगर तो वो होता है इक्विवोकेशन, यानी कि अनेकार्थक दोष। जैसे कि लाइट फीदर्स आर इजी टू कैरी, ठीक है, डार्क लाइट इज फास्ट देयरफॉर
फेदर्स आर फास्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें बार बार एक ही शब्द आया है, ठीक है, और उसके हर जगह पे अलग अलग अर्थ है। जैसे यहाँ पे फास्ट है, यहाँ के फास्ट है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे अनेकार्थक दोष। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम डिडक्टिव एरर एंड इंडक्टिव लॉजिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिडक्टिव लॉजिक की बात करें तो इसमें क्या होता है, पहले डिडक्टिव यानी कि निगमनात्मक तर्क और इंडक्टिव आगमनात्मक तर्क। इसमें लॉजिकल फ्लो की बात करें तो जीपी होता है, यानी कि जीपी जनरल टू पार्टिकुलर, यानी कि जनरल से पार्टिकुलर की तरफ, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। और इंडक्टिव में देखें तो होता है पीजी, यानी कि पार्टिकुलर टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है, और इसकी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स जो होती है वो वैलिड होती और इनवैलिड होती है, दोनों हो सकती हैं। बट इसमें जो होता है इंडक्टिव में वो स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं, ठीक, याद रखना हमको, तो ये आती है। डिडक्टिव रीजनिंग में जो होता है इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होती हैं वो वैलिड और इनवैलिड होती हैं, जबकि इसमें क्या होता है स्ट्रॉन्ग और वीक होता है। पूछ लेगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक किस में मैट्रिक्स होती हैं, तो इंडक्टिव रीजनिंग में, और वैलिड और इनवैलिड जो होती हैं वो डिडक्टिव में होती हैं। ठीक है, और सर्टेनिटी ऑफ कंक्लूजन, इसमें 100% जो होता है वो कंक्लूजन जो होता है वो ट्रू होता है, इसकी सर्टेनिटी होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ ये हो सकता है, बट गारंटी नहीं देते हैं। वैलिडेट्स द टेस्ट, ठीक है, इस्टेब्लिश द थ्योरीज, ये टेस्ट को वैलिडेट करता है और थ्योरीज को बनाने में सहायक होता है। जबकि डिस्कवर न्यू पैटर्न्स, ट्रेंड्स एंड हाइपोथेसिस, ये सिर्फ नए पैटर्न को डिस्कवर करता है, ट्रेंड और हाइपोथेसिस को ही डिस्कवर कर पाता है। इसके आगे आते हैं तो ये अल्टीमेट एग्ज़ाम टिप्स हैं, अगर इनको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारा यूनिट 6 का पहला पार्ट था, अब हम इसके दूसरे पार्ट को भी लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।